Welcome students, myself Munesh Kumar, your social science teacher. I hope you all are doing very fine and keeping yourself in good state of mind. Today we shall continue our 7th chapter of history, understanding marginalization. As you know, till now in the previous video we have discussed something about the आदिवासी and development, कैसे आदिवासी का डेवलपमेंट हुआ और लास्ट में हमने स्टार्ट किया था कि कैसे आदिवासी की जो आज की इमेज हमारे माइंड में बनी हुई है वो उससे कैसे डिफरेंट थे कि मोर देन पास्ट 200 ईयर्स क्या था कि आदिवासी जैसे नहीं थी जैसा आज हम देख रहे हैं, ऐसा आज सोच रहे हैं। तो उसके पीछे जो मेन रीज़न थे वो क्या थे, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। द प्रॉब्लम फेस्ड बाय ट्राइबल ग्रुप्स वो क्या थी कि जिसकी वजह से जो आज के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, आदिवासीज हैं, उनकी सिचुएशन बनी है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फॉरेस्ट लैंड्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब ये मेन कारण था क्योंकि फॉरेस्ट लैंड आपको पता है कि आदिवासी फॉरेस्ट लैंड में रहते थे, तो वही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम लगा लो आप, सोर्स ऑफ लिवलीहुड जो था वो सभी कुछ फॉरेस्ट लैंड थी। लेकिन वो क्लियर कर दी गई थी किसके लिए? फॉर टिम्बर एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एक तो लकड़ी प्राप्त करने के लिए, टिम्बर मीन्स जो रेल की पटरियाँ जो जब डालते थे तो उसके पीछे जो एक तरह से लकड़ी का जो ढांचा लगा हुआ होता होता है पटरी के नीचे, उसको टिम्बर बोलते थे। तो उस मेन स्पेशली उसके लिए, और एग्रीकल्चर कृषि करने के लिए जो है उन फॉरेस्ट लैंड को धीरे धीरे क्लियर साफ किया जाने लगा। और आपको पता है कि फॉरेस्ट में जो आदिवासी रहते थे तो उनको जो है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, आपको मैंने पहले ही बताया था कि माइनिंग जो मिनरल्स और जो आयरन और जो मिलता था तो उसके लिए फोर्सफुली जो है वो लैंड, फॉरेस्ट लैंड उनसे खाली करवा ली जाती थी, क्लियर करवा ली जाती थी। और उनका जो है कोई भी जो है एक तरह से प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता था। जैसे जो प्रोसीजर होता था मींस लीगल, जितनी भी लीगलिटी होती थी वो नहीं फॉलो की जाती थी। ज़बरदस्ती जो है उनसे उनको कुछ दिए, उनके बदले में कुछ ना तो उनको दिया जाता था और उनको फोर्सफुली वहाँ से इवैक्यूएट भगा दिया जाता था एक तरह से उस लैंड को पाने के लिए। तो ये दो मेन रीजन है एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन के लिए और इंडस्ट्रियल, वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जो है इनकी फॉरेस्ट लैंड को जो है वो क्लियर किया गया था। आपको एग्रीकल्चर के लिए क्या बताया कि आपको मच ऑफ द टाइम द लैंड इज टेकन अवे फोर्सफुली एंड प्रोसीजर्स आर नॉट फॉलोड। मैंने बता दिया कि बहुत समय तक यही रहा कि लैंड को जो है फोर्सफुली उनसे ले लिया जाता था और कोई भी प्रोसीजर जो होता था वो उसको फॉलो नहीं किया जाता था, कि ज़बरदस्ती उनसे वो ज़मीन छीन ली जाती थी। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स, मोर देन 50% of persons displaced due to mines and mining projects are tribals। यानी डिस्प्लेस यानी अपनी जगह से उनको निकाल देना, डिस्प्लेस कर देना। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्रियल पर्सन को, बिजनेसमैन को ये लगता था कि यहाँ पर जो है माइनिंग करनी, हमें माइंस यहाँ पर अच्छा आयरन और मिल रहा है, तो वो क्या करते थे कि वो पूरे प्रोजेक्ट को वहाँ सेटअप कर देते थे, अपनी इंडस्ट्री वहाँ पर सेटअप कर देते थे और ज़बरदस्ती जो उनसे वहाँ से जो ट्राइबल्स को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता है। मोर देन 50% इनमें अफेक्टेड पॉपुलेशन किन की थी? ट्राइबल्स की। क्योंकि आपको पता है कि फॉरेस्ट में जब मोस्टली जो है ट्राइबल्स ही रहते थे, तो इससे जो है उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अनदर रिसेंट सर्वे रिपोर्ट बाय ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग अमंग आदिवासी शोज दैट 79% of the person displaced from the states of आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड आर ट्राइबल्स। यानी ये देखो आप, अराउंड 80% के जो पर्सन जो डिस्प्लेस अपनी जगह से निकाले गए हैं, अपने स्थान से कहीं दूसरी जगह भेज दिए गए हैं, वो इन 3-4 स्टेट्स में जिन मेंशन किया गया, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के। और वो कौन थे? वो मोस्टली ट्राइबल्स होते थे। 80% के करीब जो है वो ट्राइबल्स थे। Huge tracts of their lands have also gone under the waters of hundreds of dams that have been built in independent India। अब क्या है कि एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन के लिए डैम्स बनाए गए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए डैम्स। आपको पता है कि बांध क्यों बनाए जाते हैं? उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आपको पता है कि रिवर का पानी जो है उसको रोक लिया जाता है और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है
और फिर उस पानी को जो है एग्रीकल्चरल यूज में लिया जाता है। तो इससे क्या हुआ कि डैम जब बनाते हैं तो जब डैम बनता है तो पानी को का फ्लो उसको रोक लिया जाता है। तो ऐसा तो नहीं उसको एक जगह वहाँ तो रोक लिया जाता है, लेकिन पानी तो कहीं ना कहीं तो बहेगा ही, कहीं ना कहीं तो फ्लो के साथ जाएगा ही। तो उसके साइड में जितने फॉरेस्ट होते थे, डैम के साइड में जितने फॉरेस्ट होते थे, वो सब पानी में डूब जाते थे। और आपको बताया कि फॉरेस्ट में ट्राइबल्स जो हैं वो आदिवासी रहते थे, तो उनको वहाँ से फिर वो जगह छोड़ के जानी पड़ती थी। तो इसलिए भी जो ये मेन रीज़न थे कि वहाँ से जो है ट्राइबल्स को निकाल दिया गया था। यहाँ बहुत ज़्यादा डैम्स बन रहे हैं। अब इन द नॉर्थ ईस्ट देयर लैंड रिमेन हाईली मिलिटराइज्ड। अब क्या पता आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट का जो इंडिया का एरिया है वो काफ़ी जो है वो टेररिस्ट प्रोन एरिया है। मीन्स वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा। मिलिटराइज क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके साथ चाइना लगता है, इधर से बांग्लादेशी घुस आते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, उधर से म्यांमार के जितने भी जो हैं वो इलीगल तरीके से जो हैं वो इंडिया में घुसने की कोशिश करते हैं। जैसे आजकल बहुत ही वो शोर हो रहा है कि रोहिंग्याज और जो हैं बांग्लादेशी मुस्लिम जो हैं वो आपके पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का जितना पार्ट है उधर से चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश में घुसने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ क्या कर रखा है कि उस पूरे नॉर्थ ईस्ट एरिया को मिलिटराइज कर रखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिलिट्री वहाँ पर फोर्स जो है वो तैनात कर रखी, ताकि जो है अदर कंट्रीज के जो घुसपैठिए बोलते हैं जिनको, वो इन्वेडर्स जो है वो इंडिया में एंटर ना कर सके। तो ये भी एक रीज़न है कि वहाँ पर ट्राइबल्स को काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि मिलिट्री ज़्यादा होती है वहाँ पर, तो उनके एरिया को वहाँ पर क्लियर करा लिया जाता है। इंडिया हैज़ 104 नेशनल पार्क्स कवरिंग 40,516 square kilometer and 543 wildlife sanctuaries covering 1,18,980 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये भी एक रीज़न है, क्योंकि जो है नेशनल पार्क्स और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता है क्या होती है, गवर्नमेंट जो है इनको अपने अंडर में कर लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये लगता है कि यहाँ पर जो है वो इलीगल तरीके से हंटिंग हो रही है। वहाँ पर जितने भी जो वो पशु पक्षी हैं जो मेन जो जिन गवर्नमेंट को लगता है कि इनकी जो पॉपुलेशन कम होती जा रही है, तो उनको बचाने के लिए उनको उनके कंजर्वेशन के लिए क्या रखा है, वो पूरे नेशनल पार्क्स बना दिए हैं, यानी गवर्नमेंट के अंडर आ गए हैं। और इन नेशनल पार्क्स में किसी को जो है विदाउट गवर्नमेंट परमिशन जो है एंटर करने की जो है वो परमिशन नहीं है। तो ये भी पूरा एरिया जो है वो ट्राइबल्स का ही था जो गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया है। तो इस वजह से क्या हो गया है कि दीज आर एरियाज वेयर ट्राइबल्स ओरिजिनली लिव्ड। ये आपको पता है कि ये वही एरिया है जहाँ पर ट्राइबल्स जो हैं ओरिजिनली रहते थे, बट वर इवैक्यूएटेड फ्रॉम। लेकिन अब वहाँ से जो उनको इवैक्यूएट कर दिया। गवर्नमेंट की भी ये पॉलिसी है कि वहाँ पर जो इलीगल हंटिंग हो रही थी उसको रोकने के लिए जो है ये सब किया गया है, लेकिन वो जो मेन ट्राइबल्स की जो लैंड थी वो तो चली गई बेचारों की, तो उनको वहाँ से ज़बरदस्ती इवैक्यूएट कर दिया गया है, निकाल दिया गया। व्हेन दे कंटिन्यू टू स्टे इन दीज फॉरेस्ट दे आर टर्म्ड एनक्रोचर्स। लेकिन क्या है कि ट्राइबल्स वहाँ पर रहते हैं, कंटिन्यू टू स्टे इन दीज फॉरेस्ट, उन जंगलों में वो रहने लगते हैं नेशनल पार्क्स बनाने के बाद भी। तो उनको क्या कहा जाता है, इनक्रोचर, यानी एक तरह से वो इलीगल तरीके से वहाँ रह रहे, घुसपैठ कर रहे, उनको इनक्रोचर्स बोला जाता है। घुसपैठ ये बोल दिया जाता है कि जो है ये गलत तरीके इलीगल तरीके से इस एरिया में रह रहे, क्योंकि ये पूरी लैंड एरिया जो है अब ये गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के अंडर में है। गवर्नमेंट ने कंजर्वेशन इसका कर रखा, कंजर्व कर रखा है इस एरिया को। तो उनको जो है एक तरह से उस ज़मीन से भी निकाल दिया जाता है जो उनका मेन जो। अब जो क्या होता है कि ये लैंड वगैरह जो है इनकी चली जाती है, तो क्या होता है, लूजिंग देयर लैंड्स एंड एक्सेस टू द फॉरेस्ट मीन्स दैट ट्राइबल्स लॉस्ट देयर मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड एंड फूड। आपको पता है कि जो उनका मेन सोर्स था वो फॉरेस्ट ही था, उनके रहने का, उनके जीवन जीने का, उनके खाने का, जितना भी जो मेन सोर्स था वो फॉरेस्ट था। अब वो छीन लिया गया है उनसे, उनसे जो है वो ख़त्म हो गया। वो ज़मीन जो है उनकी ज़मीन के ऊपर उनका एक्सेस था, उनका कंट्रोल था, वो अब नहीं रहा। हैविंग ग्रेजुअली लॉस्ट एक्सेस टू देयर ट्रेडिशनल होमलैंड्स
Many Adivasis have migrated to cities in search of work where they are employed for very low wages in local industries or at building और कंस्ट्रक्शन साइट्स। अब क्या है कि उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। अब वो काम की तलाश में शहरों में आ जाते हैं। ये आप इसको जो है, आप जो पहले स्टोरी आपने रीड की है उससे आप रिलेट करके देखो, चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आएंगी। तो क्या हुआ कि जैसे उन्होंने अपना लैंड एक्सेस खो दिया तो ट्रेडिशनल होमलैंड था जहाँ रह रहे थे वो चला गया था, तो सिटीज़ में जॉब की सर्च में, काम की तलाश में वो माइग्रेट सिटीज़ में आ गए। लेकिन वहाँ पर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हैं, उनको ये लगता है कि इनको तो कुछ ज़्यादा नॉलेज है नहीं, कुछ पता है नहीं, ट्राइबल्स हैं, तो उनको क्या था, उनको बेचारों को ऐसी कंडीशन में काम करवाया जाता है कि उनको कम तो पैसे दिए जाते हैं और ज़्यादा, जितना लो मीन जितना भारी एक तरह से मेहनत का जो काम होता है वो करवाया जाता था। और बिल्डिंग जैसे बन रही हो, रोड कोई बनाना हो, तो उसमें जो लेबर की नीड होती थी तो वो काम कराया जाता था और उनको कम पैसे दिए जाते थे और ज़्यादा घंटे काम कराते थे। उनको पता नहीं होता था कि क्या लेबर रूल्स हैं, कितने घंटे काम करना होता है, तो उनसे जो है कम पैसे में ज़्यादा काम कराया जाता था। इससे क्या हुआ, दे दस गेट कोट इन साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड डिप्रीवेशन। मीन्स अब क्या था, उनको पैसे कम मिलते थे तो एक तरह से वो पॉवर्टी में आ गए। उनके पास खुद की ना तो लैंड रही थी, ना कोई अच्छी सी एजुकेशन थी अब उनके पास। अब तो इतना ही कमा सकते थे कि वो एक तरह से अपने फैमिली का पेट भर सके। लेकिन अब धीरे धीरे उनको सिटीज़ में रहने का खर्चा ज़्यादा होता है, उनको कम पैसे वेजेज में काम करना पड़ जाता है। धीरे धीरे वो एक तरह से साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की उसमें चक्कर में फंस जाते हैं। 45% of tribals groups in rural areas and 35% in urban areas live below the poverty line। यानी गरीबी रेखा से नीचे इतने जो ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो रह रहे हैं हमारी कंट्री में। 45% जो हैं वो ग्रामीण एरियाज में और 35% जो शहरी एरियाज में जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। गरीबी रेखा मीन्स एक जो है लाइन सेटअप करिए कि इतने कमाने वाला, जो इतने पैसे से नीचे कमाने वाला जो है वो गरीब है। तो वो इतने भी पैसे नहीं कमा पा रहे थे कि जो है एक तरह से जो डेली नीड होती है लोगों की वो पूरी कर सकें। दिस लीड टू डिप्रिवेशन इन अदर एरियाज, मैनी ट्राइबल चिल्ड्रन आर माल नरिश्ड। अब ऐसा नहीं, गरीबी का इफेक्ट जो है उसकी फैमिली पर भी पड़ेगा, क्योंकि माल नरिश्ड होता है वो अच्छा पोषण नहीं मिल पाता बच्चों को, कुपोषित हो जाते हैं। मीन्स जो उनके बच्चे हैं, ट्राइबल ग्रुप के बच्चे हैं, वो कुपोषित हो जाते हैं, उनको अच्छा खाना नहीं मिलता, उनकी जो सेहत फिर ठीक नहीं रहती। तो कुपोषित, उनको जो है जितना कैलोरी की पर डे नीड होती उतनी वो नहीं मिल पाती, उतना अच्छा खाना नहीं मिल पाता। इससे जो है वो सारे बच्चे जो हैं माल नरिश्ड रह जाते हैं। लिटरेसी रेट्स अमंग ट्राइबल्स आर ऑल्सो वेरी लो। लिटरेसी रेट्स आपको पता है कि पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है, एक्सेस टू एजुकेशन जो है वो शहरों में, सिटीज़ में काफ़ी जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। इस वजह से जो है उनके बच्चे जो हैं वो अनपढ़ रह जाते। लिटरेसी रेट जो है बिल्कुल ही इन ट्राइबल ग्रुप की कम होती है। अब ऐसा नहीं है कि लैंड जो है आदिवासी की छीन ली गई है तो उसका इफेक्ट केवल और केवल ये पड़ेगा कि उन्होंने, उनका जो है फूड नहीं रहा, उनका लिवलीहुड जो है चली गई, या सोर्स ऑफ इनकम जो है वो खत्म हो गया। उससे आगे भी जो है चलकर इसका इफेक्ट पड़ता है। When आदिवासीज आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैंड्स दे लूज मच मोर देन ए सोर्स ऑफ इनकम। ऐसा नहीं कि खाली सोर्स ऑफ इनकम ही उन्होंने खो दिया है, उन्होंने अपनी होमलैंड पर जितनी एक्टिविटी करते थे वो भी उनकी चली गई है। दे लूज देयर ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, ए वे ऑफ लिविंग एंड बीइंग। यानी वो सोर्स ऑफ इनकम तो खोते ही हैं, उसके साथ साथ अपनी ट्रेडिशन, अपने कस्टम्स, अपने रीति रिवाज, जैसा कि बता रहे कि आदिवासी जब अपने वहाँ रहते थे तो अपने लैंड की वर्शिप करते थे, रिवर की वर्शिप करते थे, अपने जितने फेस्टिवल होते थे, कस्टम्स होते, ट्रेडिशन होते, वो अच्छे से मनाते थे। लेकिन अब जो है उन लैंड से उसको जो भगा दिया गया है, हटा दिया गया है, तो इससे क्या हुआ, वो अपने सारे ट्रेडिशन और कस्टम भी उन्होंने खो दिया। एक तरह से उन्होंने जीवन जीने का जो उनका तरीका था वो ही उन्होंने खो दिया है। दे टुक आवर फार्मिंग लैंड, दे लेफ्ट सम हाउसेज, दे टुक द क्रीमेशन ग्राउंड, टेम्पल, वेल एंड पॉन्ड, हाउ विल वी सर्वाइव। ये किसने कहा
ये एक आदिवासी ने कहा जो कि उड़ीसा का आदिवासी था, गोविंदा मारन। उसने ये अपने एक तरीके से ये अपनी सिचुएशन बताई है कि उन्होंने जो हमारी लैंड छीन ली, हमारे वेल, हमारे कुएं, हमारे तालाब, हमारे मंदिर, हमारे जो शमशान घाट होते हैं, यानी वे एक तरह से हमारा वे ऑफ लिविंग सब कुछ जो है छीन लिया। किन्होंने? एक डिस्प्लेस हुए। किसने कहा ये? एक डिस्प्लेस हुए जो कि उड़ीसा में एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट वहाँ लगा था, एक तरह से इंडस्ट्री सेटअप की थी, तो उस एरिया से डिस्प्लेस हुए एक ट्राइबर्स ने अपनी ये बातें कहा कि अब हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, ये सारे हमसे जो है सारा सब कुछ तो छीन लिया गया है, फिर इस सिचुएशन में हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। ये यानी ये सेंटेंस, ये जो शेइंग है, ये आपको बताती कितनी हार्टनिंग सिचुएशन जो है ट्राइबल्स की रहती है कि अगर जो किसी को अपने घर से किसी को निकाल दिया जाता है जब। As you have read, there exists an interconnectedness between the economic and social dimension of tribal life. Destruction in one sphere naturally impacts the others. यानी यानी एक जगह डिस्ट्रक्शन होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है नेचुरली जो दूसरे एस्पेक्ट पर भी पड़ता है। ऑफन दिस प्रोसेस ऑफ डिस्पोजेशन एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पेनफुल एंड वायलेंट। और ये क्या होता है कि अगर किसी की लैंड जो है फोर्सफुली छीन ली जाती है तो उससे क्या होता है कि फिर ये चीज़ें काफ़ी पेनफुल और काफ़ी हिंसात्मक रूप ले लेती हैं। तो दिस वाज योर discussion, your topic of discussion. We will discuss further in the next video. Thank you.